हरियाणा सरकार और विशेषकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को उनकी जो तत्परता रही है, मैं आज इसकी भी सराहना करूंगा। आपके बॉस आपके काम की तारीफ करे और अगले ही दिन आपसे रेजिग्नेशन मांग ले तो ये शॉकिंग होगा। हरियाणा में इस वीक कुछ वैसा ही हुआ है। पब्लिक रैली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल खट्टर के काम की तारीफ की और अगले ही दिन उनका चीफ मिनिस्टर पोस्ट से इस्तीफा ले लिया और नायाब सिंह सैनी को सीएम बना दिया। और यही नहीं, बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ अलायंस भी तोड़ दिया। वही जेजेपी जिसके साथ हाथ मिलाकर 2019 में बीजेपी दोबारा से हरियाणा में पावर में आई थी। तो आखिर हरियाणा पावर कॉरिडोर में सडन चेंज की वजह क्या है? नायाब सिंह सैनी को आखिर किस वजह से सीएम बनाया गया और बीजेपी से अलायंस ब्रेक होने से दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी को कितना बड़ा सेटबैक लगा है? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। मनोहर लाल खट्टर पिछले 9 साल से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं। लास्ट मंथ ही रोहतक के किसानों से बात करते हुए मोदी ने खट्टर को मजबूत आदमी कहा था और इसी वीक मंडे को गुड़गांव के एक इवेंट में मोदी ने खट्टर की विजन फॉर डेवलपमेंट की तारीफ की। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अगले ही दिन उन्हें सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया? जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो गया था, बेसिकली हरियाणा में आपने देखे होंगे कि पिछले 9 सालों में काफी सारे एपिसोड्स हो गए थे। फार्मर्स एजिटेशन, जाट एजिटेशन, डेरा सच्चा सौदा को लेकर जो लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हो गए थे, इस तरह के बहुत सारे एपिसोड्स हो गए थे। सो considering that the BJP in the past also has considered the options कि क्या हमें इनको रिमूव करना चाहिए, क्योंकि इनके खिलाफ जो है किसानों का, जाटों का काफी एक गुस्सा है। एक तरह से उनको देखा जाता है कि वो गैर जाट जो है वो उस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। उनका जो लाठी चार्ज हुआ था करनाल में, अगर आपको याद है 2021 में किसानों पर, उससे भी काफी एक इम्पैक्ट हुआ था। 2021 में भी एक दो बार इस तरह के सजेशंस आए थे। 2021 वाला किस्सा मुझे याद है कि तब भी कंसिडर किया गया था कि शुड वी रिमूव मनोहर लाल खट्टर और नॉट, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगेन द सीनियर लीडरशिप स्टूड स्टेडफास्ट बिहाइंड हिम। नायाब सिंह सैनी एक ओबीसी लीडर है और उन्हें लास्ट ईयर ही हरियाणा बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाया गया था। सोर्सेज की माने तो खट्टर ने भी सैनी के नाम को रिकमेंड किया था फॉर द सीएम पोस्ट। सैनी को सीएम बनाना असेंबली इलेक्शंस के लिए एक स्ट्रैटेजी की तरह देखा जा सकता है। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का मानना है कि बीजेपी ओबीसी सैनी को सीएम बना के ओबीसी वोट को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, स्पेशली जब कांग्रेस लगातार बीजेपी पर एंटी ओबीसी होने का एलिगेशन लगा रही है। हरियाणा में ओबीसी पॉपुलेशन करीब 30% है और जाट करीब 25%। जाट काफी डोमिनेंट फोर्स है हरियाणा में। पिछले 2 बार से नॉन जाट खट्टर को सीएम बनाकर बीजेपी ने क्लियर मैसेज दिया है कि वो हरियाणा में सिर्फ जाट पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती और सारे कम्युनिटीज को साथ लेकर चलना चाहती है। इट्स नॉट दैट बीजेपी डजंट कंसिडर द जाट वोट, बट इट डजंट वांट इट टू become the dominant vote which is calling all the shots in Haryana politics. That everything that Mr. Huda did in his politics was all about Jat politics. At the end of the day, it was about catering to a particular caste. And BJP wants to say कि हम 36 communities को represent करते हैं, हम सबको represent करते हैं. The decision to make Mr. Manohar Lal Khattar the chief minister in 2014 was an extremely conscious decision that they took at that point of time. So clearly the BJP, wants to suggest that at the end of the day, it's not about one community and one caste itself. It's about various other communities that are also looking for representation, and we're going to represent each one of them at the end of the day. And that is the politics that the BJP is sending out, even now when they've of course snapped ties with the JJP and they've made Nayaab Singh Saini as the chief minister. That's the exact same message. ऐसा कहा जा रहा है कि जेजेपी आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में सीट्स को लेकर बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो रही थी और इससे बीजेपी लीडर्स अपसेट थे। जेजेपी ने इस बार 2 सीट्स हिसार एंड भिवानी महेंद्र डिमांड किया था, जबकि सारे सीट्स पे बीजेपी अकेले चुनाव लड़ना चाहती थी, क्योंकि 2019 में भी सारे सीट्स बीजेपी ने ही जीते थे। हिसार के सिटिंग एमपी हैं बीजेपी के विजेंद्र सिंह और उन्होंने रिसेंटली कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और इसीलिए चौटाला को लग रहा था कि हिसार से जेजेपी को टिकट मिलना चाहिए क्योंकि वहां उनका वोट बैंक है, पर बीजेपी इस बात के लिए तैयार नहीं थी। सोर्सेज का यह भी कहना है कि दुष्यंत स्टेट गवर्नमेंट के काम का क्रेडिट लेने लगे थे, चाहे प्राइवेट जॉब में हरियाणा के लोगों के लिए 75% रिजर्वेशन की बात हो या फिर 50% कोटा फॉर विमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या फिर हिसार के डेवलपमेंट की बात हो। चौटाला इन सबको अपना अचीवमेंट बताने लगे थे और ये बात बीजेपी को पसंद नहीं थी।
इनसाइडर्स का यह भी कहना है कि जेजेपी के राजस्थान इलेक्शंस में परफॉर्मेंस के बाद बीजेपी जेजेपी को लायबिलिटी समझने लगी थी। राजस्थान में जेजेपी ने 19 सीट्स पे चुनाव लड़ा था, पर एक को छोड़ के सारे सीट्स पे उनकी जमानत जब्त हो गई थी। दुष्यंत चौटाला ने 2018 में आईएनएलडी से अलग होकर जेजेपी फॉर्म किया था। 2019 असेंबली इलेक्शंस में जेजेपी बीजेपी के अगेंस्ट लड़ी थी। चौटाला का सारा कैंपेन बीजेपी को एंटी जाट बताने पर फोकस था, पर जब रिजल्ट आया तो बीजेपी को 40 सीट्स मिले और जेजेपी को 10। 90 मेंबर हाउस में बीजेपी मेजॉरिटी मार्क्स से 6 सीट्स कम थी, पर दुष्यंत चौटाला ने तब कांग्रेस के साथ ना जाकर बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया, जिससे जाट चौटाला से नाराज हो गए। और हाल यह है कि जेजेपी के खुद के लीडर भी दुष्यंत को ट्रस्ट नहीं करते। ट्यूसडे को जब चौटाला ने जेजेपी की मीटिंग बुलाई थी टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द अलायंस विद द बीजेपी, तो उस मीटिंग में 10 में से सिर्फ जेजेपी के 6 एमएलए ही पहुंचे थे। तो क्या अब जेजेपी भी टूट गई है? It's going to be very difficult for him to keep his vote bank intact and go back to the people. जैसे कि उनके चाचा ने खुद कहा, अभय चौटाला ने, आईएनएलडी चीफ की, जिसने उन्होंने कोई एक शेर शायद लिखा था अपने पोस्ट में, so I'm not very conversant with that, but the meaning of it basically is कि धोखे का जवाब धोखा ही होता है। आपने धोखा किया लोगों के साथ वोट लेते हुए, और फिर आपने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया, तो आपके साथ भी धोखा ही हुआ है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। सो द बीजेपी हैज cut its losses. At the end of the day, it's not like their vote bank was the same. BJP will hope कि जाटों के वोट बैंक की लड़ाई में कांग्रेस और जेजेपी खुद ही लड़ जाए उसमें, और और जेजेपी turns out to be basically a vote cutter for the Congress. But it is, at the end of the day, it is boiling down to Dushyanth Chautala's own sort of identity and his politics. It's going to be very difficult for him to go back to the people and say that I'm never going to join hands with the BJP. They've snapped ties or something. क्योंकि गुस्सा है. This doesn't mean end of career for Mr. Manohar Lal Khattar. I know that a lot of people are speculating that whether he will be given a role in the Lok Sabha. He himself has said that कि मैं खुद सुन रहा हूँ कि शायद लोकसभा में मुझे कोई नए रोल में ले आए, करनाल से उनको लड़वाने की बात भी हो रही है इस वक्त. Obviously, that's a decision that the central leadership, the central election committee will take at that point of time. But the avenues are still open for him. Like yesterday, I was speaking to someone and their suggestion was कि ये मत डिस्काउंट कर दीजिए कि मनोहर लाल खट्टर शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए. Because JP Nadda's tenure comes to an end in June 2024, and he has such a good working equation with Mr. Modi. He is an organization man. He sticks to the party line, party diktat, and he keeps a low profile. So he just fits and ticks all the criteria as well, and that made me think, even that option stands open to Mr. Khattar. So yes, the avenues and the doors are not shut on his career, but the party had to take this decision given the fact that their electoral prospects. Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak.